जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं मैकेनिकल एनर्जी के बारे में। यानी कि हमारी जो यांत्रिक ऊर्जा है वो होती क्या है। उसके बाद में हम स्टडी करेंगे जो हमारी मैकेनिकल एनर्जी है उसका कंजर्वेशन लॉ क्या हमें बताता है। ठीक है। उसके बाद में हम स्टडी करेंगे कि एग्जाम में इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो किस तरह से पूछी जाती है और उन प्रॉब्लम को हमें किस तरह से आंसर करना है। तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि हमारी जो मैकेनिकल एनर्जी है वो होती क्या है। तो मान लेते हैं कोई भी एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी होगी कुछ कुछ हो सकता है इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो। तो जो काइनेटिक एनर्जी है और जो पोटेंशियल एनर्जी है इन दोनों को अगर आपस में ऐड कर दें तो वो किसके बराबर आएगी, उस ऑब्जेक्ट की मैकेनिकल एनर्जी यानी कि जो यांत्रिक ऊर्जा है उसके बराबर आएगी। इसी को ही हम मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। अब किसी भी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी है वो तो हम जानते हैं कितनी होती है। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, वो बराबर होती है अपनी हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी वो क्या होती है, देखिए किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्क डन है वो किसके बराबर होता है, हमारा पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। यानी कि हमारा जो कंजर्वेटिव फोर्स है उसके द्वारा जो वर्क डन है वो हमें क्या बताता है, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। और ये किसके बराबर होता है, नेगेटिव वैल्यू के बराबर होता है। हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर भी सीखा था, जैसे हमने देखा था कि कोई स्प्रिंग मास सिस्टम था, वहां पर अपनों ने पोटेंशियल एनर्जी देखा था, वो कितनी थी, हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर थी। ठीक है। हमने जैसे अपना इलेक्ट्रिक चार्ज वाला जैसे देखा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले देखा था कि दो चार्ज है उनके मध्य किस तरह से पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो वहां हमने देखा था कि के Q1 Q2 अपॉन आर देखा था। इसी प्रकार से हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात की थी, वहां हमने देखा था G m1 m2 अपॉन आर के बराबर होता है। ठीक है। तो वो क्वेश्चन के हिसाब से हम देखेंगे किस तरह से अलग अलग सिस्टम के लिए अपनी पोटेंशियल एनर्जी वो रहती है। परंतु हमें फिलहाल याद रखना है कि हमारी जो मैकेनिकल एनर्जी वो किसके बराबर होती है, किसी भी निकाय की अगर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को अगर आपस में जोड़ दिया जाए तो वो किसके बराबर होगी, उस निकाय की मैकेनिकल एनर्जी के बराबर होगी। दोस्तों हम स्टडी करते हैं जो अपना मैकेनिकल एनर्जी है उस कंजर्वेशन लॉ के बारे में। तो कोई भी एक ऑब्जेक्ट है मान लेते हैं, इस ऑब्जेक्ट पर कितनी तरह के फोर्स वो लग सकते हैं। तो आप कहेंगे भाई एक तो हम इस पर बाहर से कोई भी एक बल लगा सकते हैं, तो एक तो बल हमारा हो सकता है एक्सटर्नल कोई भी फोर्स जो हम अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट है वो किससे मिलकर बना होता है, वो एटम से मिलकर बना होता है, उसमें अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो उन मॉलिक्यूल्स के मध्य भी आपस में कोई ना कोई फोर्स लग सकता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक फोर्स कौन सा होता है, इंटरनल फोर्स भी लग सकता है। ठीक है ना। अब एक्सटर्नल जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं वो कितने प्रकार से हो सकते हैं। एक्सटर्नल फोर्स दो प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं, एक तो कंजर्वेटिव हो सकता है जैसे अपना ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, अपना कुलाम फोर्स हो गया, अपना जो स्प्रिंग फोर्स है। तो एक तो अपना कंजर्वेटिव फोर्स हो गया और एक अपना हो गया नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो गया। ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन से है, उनके बारे में अपने लास्ट वीडियो के अंदर डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। तो यानी कि एक सिस्टम पर कितने तरह के फोर्स लग रहे हैं, हम देख रहे हैं कि सिस्टम पर सबसे पहले लग रहा है हमारा कंजर्वेटिव फोर्स यानी कि संरक्षी बल। ठीक है। इसके अलावा कौन सा लग सकता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स यानी कि हमारा असंरक्षी बल। इसके अलावा और कौन सा लग सकता है, और उसके अंदर इंटरनल कोई भी फोर्स लग रहा हो जिसको मैं INT से डिनोट करता हूँ। तो दोस्तों जरा बताइए कि हमारा जो कंजर्वेटिव फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है और जो इंटरनल फोर्स है उनके द्वारा जो वर्क डन है वो क्या होगा। तो आप कहेंगे मान लेते हैं हमारा जो कंजर्वेटिव फोर्स है उसके द्वारा जो वर्क डन है उसको WC से दिखा देते हैं। फिर हमारा जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है उसको WNC से दिखा देते हैं। ठीक है। और जो इंटरनल फोर्स है उसके द्वारा जो वर्क डन है वो किसको दिखा देते हैं, WIN से डिनोट कर देते हैं। ठीक है ना। तो ये किसके बराबर होगा, मैकेनिकल एनर्जी जो कंजर्वेशन का लॉ है वो हमें बताता है कि जितने भी अप्लाइड फोर्स है, चाहे वो कंजर्वेटिव है चाहे नॉन कंजर्वेटिव है चाहे वो इंटरनल फोर्स है, इन सभी फोर्स को अगर हम आपस में ऐड कर दें तो वो सारा का सारा किसके बराबर होगा, उस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी में चेंज के बराबर होगा यानी कि चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। ठीक है। तो यहाँ से अपने कंक्लूजन पे निकल कर आते हैं कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है उस पर जितने भी तरह के फोर्स आप लगा रहे हो, चाहे उस पर कंजर्वेटिव लगा रहे हो, नॉन कंजर्वेटिव लगा रहे हो या उसमें किसी भी तरह का इंटरनल फोर्स लगा रहे हो, उस सभी फोर्सों के कारण अगर डिस्प्लेसमेंट D आ रहा है, ठीक है, तो सारा का सारा ये फोर्स वो किसके बराबर होगा, जो यानी कि जो वर्क डन है वो किसके बराबर होगा, उस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर होगा। तो ये फॉर्मूला है, लिख लीजिएगा, W नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा और अपना इंटरनल फोर्स के द्वारा ये किसके बराबर है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। ठीक है ना। हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्क डन है वो किसके बराबर होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। और वहां हमने नेगेटिव साइन के साथ इसको शो किया था ना। अब ये वैल्यू जब इसमें पुट करोगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, अपने पास में आ जाएगा जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्क डन प्लस जो इंटरनल जो फोर्स है उसके द्वारा जो वर्क डन है वो किसके बराबर होगा, अपना चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस अपना जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा।
आ जाएगा ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर क्या होता है कि हमारे सिस्टम पर किसी भी तरह का कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है वो अप्लाई ना हो, यानी कि जो अपना नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है वो जीरो अप्लाई हो, ठीक है, किसी भी तरह का जो इंटरनल फोर्स है वो जीरो हो, ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर हमारा जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है उसके द्वारा जो वर्क डन है वो किसके बराबर होगा, तो जीरो हो जाएगा। अपना जो इंटरनल फोर्स है उसके द्वारा जो वर्क डन है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। ये दोनों वैल्यू जब वापस इसमें रखेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, आप देखेंगे कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ये जीरो के बराबर आ जाएगा ना। तो यहाँ पर आप क्या कहोगे, यहाँ पर सिर्फ कौन सा फोर्स अप्लाई है, यहाँ पर सिर्फ आप देख रहे हैं कि हमारा जो कंजर्वेटिव फोर्स है वो ही तो अप्लाई है, क्योंकि बाकी दोनों फोर्स तो अपनों ने जीरो कर दिया, सिर्फ कौन सा फोर्स जीरो नहीं किया, आप देख रहे हो यहाँ पर हमारा जो कंजर्वेटिव फोर्स है वो डस नॉट इक्वल टू जीरो है, यानी कि जो कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्क डन है वो डस नॉट इक्वल टू जीरो है। तो आप क्या कहेंगे कि किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्क डन है वो किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस अपना चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, ठीक है, याद रह जाएगा। तो यहां से हम एक कंक्लूजन पर और निकल रहे हैं, क्या निकल रहे हैं कि यहाँ पर अपना चेंज इन जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर है, माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन है, सिर्फ इसी की हेल्प से अपने सोल्व करेंगे। मैं एक एग्जाम्पल देकर और इसको समझाना चाहता हूँ। देखिए, ये कोई भी एक पत्थर है जिसको हम ऊपर की तरफ उछालते हैं, ऊपर की तरफ उछालते हैं तो स्टार्टिंग में इसकी वेलोसिटी कितनी है, v है। तो यानी कि इसकी जो अब देखिए ग्राउंड से ही उछालें ना इसको, तो ग्राउंड से इसको ऊपर की तरफ उछालें किसी v वेलोसिटी से, तो स्टार्टिंग में इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी वो किसके बराबर होगी, देखिए पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके बराबर होगी, तो इस पे फोर्स कितना है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, फोर्स लग रहा है इस पर कौन सा, mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, mg लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट है क्या इसका, कुछ डिस्प्लेसमेंट तो है नहीं। तो इस कंडीशन में जो पोटेंशियल एनर्जी वो आप क्या कहोगे, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है वो अपनी जीरो है, ठीक है ना। तो इसकी एनर्जी किस फॉर्म में है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, और वो किसके बराबर है, हाफ एम वी स्क्वायर के फॉर्म में, ठीक है। अभी क्या होगा, ये हमारा जो बॉल है ये ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, ऊपर की जाने के बाद में एक समय ऐसा आएगा जब ये बॉल वहां जाके रुक जाएगी, ठीक है। जब रुक जाएगी तो उस कंडीशन में इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, रुक जाती है ना, तो इस कंडीशन में इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर, वो जीरो के बराबर हो जाएगा। तो आप क्या कहोगे कि इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी है वो जीरो हो जाती है। परंतु क्या पोटेंशियल एनर्जी कुछ होगी, बिल्कुल होगी। पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल किसके बराबर होगी, फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट इसका कौन सी डायरेक्शन में हुआ था, डिस्प्लेसमेंट हुआ था इस डायरेक्शन में, तो यानी कि किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ एम जी के बराबर, ठीक है ना। तो आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर शुरुआत के अंदर अपना जो सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी है प्लस उसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो हमेशा कंजर्व रहती है। कैसे, शुरुआत में पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी, सिर्फ अपने पास क्या थी, काइनेटिक एनर्जी थी, ठीक है। परंतु जब हम इस मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाते हैं तब इसकी काइनेटिक एनर्जी है वो तो जीरो हो जाती है, सिर्फ सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, ठीक है ना। तो यानी कि सिस्टम है उसके अंदर आप क्या देख रहे हो कि एनर्जी है वो हमेशा कंजर्व रहती है, बस हम उस एनर्जी को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में उसको चेंज कर रहे हैं, रूपांतरित कर रहे हैं, ठीक है। नीचे पेंडुलम वाला केस भी हमने देखा था, पेंडुलम वाले केस में क्या था, अभी साइड में आप वीडियो भी देख पा रहे हो कि पेंडुलम के अंदर क्या होता है, स्टार्टिंग के अंदर जब पेंडुलम हमारा यहाँ पर मौजूद होता है तो उस कंडीशन के अंदर पेंडुलम है उसकी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल दोनों होती है। देखिए अब स्टार्टिंग में बात कीजिए, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी v है, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आप कहोगे, काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर। इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी तो आप क्या कहोगे, यहाँ पर आप ग्राउंड के नजदीक ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस पे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन लग रहा है mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट कितना है, जीरो है, तो उस कंडीशन के अंदर आप क्या होगे, पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो है। परंतु क्या होगा जब हमारा जो पेंडुलम है वो मोशन करते हुए पहुंच जाएगा यहाँ पे, ठीक है, पेंडुलम जब आपका यहाँ पे पहुंच गया तो उस कंडीशन के अंदर ये पेंडुलम एक समय के लिए रुक जाता है, कुछ एक पल के लिए रुक जाता है, जब रुकता है तो उस कंडीशन के अंदर इसकी वेलोसिटी वो कितनी होती है, जीरो हो जाती है, ठीक है। परंतु इस वक्त इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो होती है कुछ ना कुछ, पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी, इसमें देखिए फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्स लग रहा है mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कौन सी डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट अपना है नेगेटिव वाई पॉजिटिव वाई डायरेक्शन के अंदर, है ना। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो आप क्या कहोगे यहाँ पर इसकी जो मैकेनिकल जो पोटेंशियल एनर्जी वो किसके बराबर आ रही है, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर आ रही है माइनस ऑफ एम जी के बराबर, ठीक है। तो किसी भी निकाय की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी और जो काइनेटिक एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगी। तो परंतु सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा कंजर्व रहती है, और सिस्टम की जो टोटल एनर्जी वो किसके बराबर है, अपनी जो काइनेटिक एनर्जी प्लस जो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना।
तो दोस्तों यहाँ से हम एक कंक्लूजन पे निकल रहे हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन है वो हमें क्या बताता है कि जो एनर्जी है उसको ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। बस एनर्जी किसी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर होती रहती है, ठीक है। यानी कि जो हमारी जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो हमेशा कंजर्व रहेगी, ठीक है, जब तक कि उस पर जो वर्क डन है वो किसके द्वारा हो, कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा हो, ठीक है। तो किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा या किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स की जो प्रेजेंस के अंदर, ठीक है, जैसे आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या देखेंगे कि हमारे जो सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी प्लस जो पोटेंशियल एनर्जी है उन दोनों में जो चेंज है वो किसके बराबर रहेगा, हमेशा नियत रहेगा। अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें दे रखा है कि कोई दो द्रव्यमान है जिनके मास है हमारे पास m1 व m2, इन दोनों को क्षैतिज के साथ किसी एंगल θ1 और θ2 पर किसी समान वेलोसिटी v के साथ उसको प्रोजेक्ट किया जाता है, यानी प्रक्षेपित किया जाता है, ठीक है। ये दोनों द्रव्यमान जब धरती से टकराते हैं, ये दोनों द्रव्यमान जब धरती से टकराएंगे, ठीक है, तो टकराएंगे तो उस समय उनकी वेलोसिटी है वो क्या रहेगी वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी है वो v1 है और जो अपना जो मास m1 है इसकी वेलोसिटी है v2, इसकी v1 मान लो, इसकी v2 मान लो, ठीक है। तो v1 और v2 की वैल्यू क्या है वो हमें कैलकुलेट करना है। इस तरह से कैलकुलेट करोगे, देखिए अब आप ही बताइए जो अपना मास m1 है उसके पास में कौन कौन सी एनर्जी है। पहले तो ये बताइए यहाँ पर फोर्स कौन सा अप्लाई हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ अपना एक ही फोर्स अप्लाई हो रहा है और वो कौन सा है, अपना ग्रेविटेशनल फोर्स। क्योंकि मान लेते हैं हमारा ऑब्जेक्ट किसी समय यहाँ पर होगा तो उस पर कौन सा फोर्स लगेगा, सिर्फ यहाँ पर mg लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसके अलावा क्या कोई फोर्स है, नहीं। इसी प्रकार से हमारा जो मास m2 है वो किसी समय यहाँ पर होगा तो उस पर कौन सा फोर्स लगेगा, mg। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही फोर्स अप्लाई हो रहा है और वो कौन सा है, अपना ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है ना। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या होता है, हम जानते हैं कंजर्वेटिव है, यानी कि संरक्षी है। और हम जानते हैं किसी भी संरक्षी बल के द्वारा जो किया जाने वाला कार्य है वो किसके बराबर होता है, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी के बराबर होता है। और हमारे जो मैकेनिकल एनर्जी वो कंजर्व है, क्योंकि किसी प्रकार का इंटरनल फोर्स या फिर किसी प्रकार का नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा तो वर्क डन यहाँ कुछ हो नहीं रहा, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी प्लस जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमेशा कंजर्व रहेगी, कंजर्व रहेगी ना। यानी कि उसकी जो इनिशियल पोजीशन के ऊपर जो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी है वही जब हमारा जो ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंचेगा उस वक्त काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, ठीक है ना। तो आप बताइए जब हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ स्टार्टिंग में यहाँ मौजूद था तो उस वक्त इसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, तो आप कहते हो कि सर इसकी काइनेटिक एनर्जी है वो तो हाफ mv² होगी और पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके बराबर होगी, देखिए h हाइट पे मौजूद है ना और mg लग रहा है यहाँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो हम यहाँ कहेंगे इस पे लगेगा mgh, ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई, ठीक है ना। इसी प्रकार से बात करें हमारा जो m2 मास है उसके लिए, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी स्टार्टिंग में कितनी है, आप कहेंगे हाफ m2, देखिए m1 है ऊपर वाला उसको m1 लगाइएगा, ये m2 है, ठीक है, और v², क्या इसकी कोई पोटेंशियल एनर्जी है, नहीं है इसकी पोटेंशियल एनर्जी, तो ये 0 के बराबर रहेगा, ठीक है। अब जब हमारा ऑब्जेक्ट है वो वापस मोशन करने के बाद ग्राउंड से टकराएगा तो इस वक्त इसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी, काइनेटिक एनर्जी मान लेते हैं इसकी अब कितनी है, अपना हाफ mv1²। अब ग्राउंड से टकरा रहा है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0 के बराबर, ठीक है। इसी प्रकार से अपना m2 मास है उसके लिए क्या होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ mv2²। इसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी है क्या, नहीं, ग्राउंड से टकरा रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लेते हैं, क्या आ जाएगा अपना, देखिए काइनेटिक एनर्जी में चेंज किसके बराबर होगा, यानी काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ठीक है। इसी प्रकार से पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, ये किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आप ऐसा लिख सकते हो, क्या काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, ये किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस अपना पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल के बराबर, ठीक है ना, ये आप लिख सकते हो। तो आपने जो ऊपर लिखा है उसके हिसाब से तो लिखना है, देखिए यहाँ पर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है, ये, और फाइनल क्या है, ये, तो बराबर रखिएगा जरा, क्या आता है आपके पास में, ये बराबर अपना आ गया, देखिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ m1v1² प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ m1v1, v1 नहीं v है ना, दोनों की इक्वल है, हाफ m1v², ठीक है ना, प्लस किसके बराबर होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी, mgh के बराबर, ठीक है ना। यहाँ तक तो किसी को डाउट होगा नहीं, मास m1 है ना, ठीक है भाई, m1 है वो कॉमन लेके काट दीजिएगा, काट दिया, ये 2 है, 2 भी कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा,
तो आपके पास ओवरऑल क्या आ जाएगा, जो V1 स्क्वायर है वो बराबर आ जाएगा आपका V स्क्वायर प्लस 2GH के बराबर, ठीक है ना। तो यहाँ से V स्क्वायर है उसको भी हटाएंगे तो V1 स्क्वायर, सॉरी V1 स्क्वायर हटाएंगे तो आप ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। इसी प्रकार से हम मास M2 के लिए बात करें, मास M2 के लिए बात करोगे तो क्या करोगे, इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है, ये बराबर अपनी है हाफ M2 V स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी किसकी है 0, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, फाइनल है अपना हाफ M2 V2 स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है 0 के बराबर। तो आप क्या देखोगे, यहाँ पर जो कट रहा है दोनों साइड काट दीजिएगा, देखिए 0 0 है तो 0 0 हटा दीजिएगा। तो यहाँ से हमारे पास में क्या आएगा, M2 कटेगा, हाफ हाफ कटेगा, तो यहाँ पर V2 किसके बराबर आ जाएगा, V के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ मास M2 के लिए तो क्या होगा, जिस वेलोसिटी के साथ ये जा रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है ना, उसी वेलोसिटी के साथ आके यहाँ टकराएगा। जबकि यहाँ जिस हाइट से हम अगर इसको फेंक रहे हैं, तो यहाँ पर अगर स्टार्टिंग वेलोसिटी अगर v है तो टकराते समय इसकी v नहीं रहेगी, अब चेंज हो जाएगी। अब v1 है वो किसके बराबर आ जाएगा, वो बराबर आ जाएगा अंडर ऑफ v स्क्वायर प्लस, देखिए mgh था ना, तो ये 2gh के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये इतना चेंज आ जाएगा। दोस्तों हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें दे रखा है कि कोई एक स्प्रिंग मास सिस्टम है जिसमें स्प्रिंग है, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट k दे रखा है, ये सारा सिस्टम है वो किसी फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर आपस में जुड़ा है। एक मास m है जिसको किसी r हाइट से इसको फ्री फॉल के लिए छोड़ते हैं। तो ये जो मास m है वो जाके टकराएगा अपनी जो स्प्रिंग है उसके साथ से, और स्प्रिंग से टकराएगा तो स्प्रिंग में एक कंप्रेशन आएगा, उस कंप्रेशन की वैल्यू यानी कि x की वैल्यू है वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो क्या करेंगे हम, देखिए स्टार्टिंग में देखिए इस पर कौन कौन से फोर्स है वो लग रहे हैं, तो हम पाते हैं कि सिर्फ इस पर एक ही फोर्स लग रहा है, और वो कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, क्योंकि इसको हम सीधा फ्री छोड़ रहे हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो लग रहा है mg, कौन सी डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हमारा सिस्टम है उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी देखिए क्या है, स्टार्टिंग में मास m है, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, या काइनेटिक एनर्जी कितनी है 0, क्योंकि स्थिर ही तो रखा है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, इसकी हाइट की वजह से कितनी हो जाएगी, mgr हो जाएगी, ठीक है ना। ये कौन सी कंडीशन है, इनिशियल पोजीशन में। इसी प्रकार से हमारा जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग में इनिशियल पोजीशन में क्या है, इसकी कोई काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी है नहीं, क्या है, दोनों ही 0 0 है। अब क्या होगा, हमारा जो ब्लॉक है वो यहाँ से इसे मोशन करते हुए आएगा और आकर ये स्प्रिंग के साथ टकराएगा और स्प्रिंग को जाके कंप्रेस कर देगा यहाँ तक, ठीक है। अब बताइए हमारे इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो आप कहेंगे जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग में अभी काइनेटिक एनर्जी तो कुछ होगी नहीं, क्या होगा, इसमें एक पोटेंशियल एनर्जी होगी, यानी कि हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर होगी। अब हमारा जो ये ब्लॉक है, क्या इसके अंदर किसी तरह की कोई एनर्जी है, नहीं है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है 0, क्यों, क्योंकि अब इसकी हाइट कितनी होगी 0 होगी ना, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाती है। अब काइनेटिक एनर्जी भी इसकी 0 है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप क्या कहोगे कि जो मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल, तो स्टार्टिंग में कितनी है, स्टार्टिंग में आपका है mgr के बराबर, ठीक है, बाकी सब तो 0 है। तो फाइनल कितना है, फाइनल है अपना हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर, ठीक है ना। तो यहाँ से जो कटता है उसको काटिए, कुछ नहीं कट रहा तो सीधा लिख दीजिएगा 2mgr/k, ये किसके बराबर है, ये स्प्रिंग में कंप्रेशन है इसी के बराबर आएगा, है ना। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक स्प्रिंग मास सिस्टम दे रखा है जिसमें स्प्रिंग कांस्टेंट है वो k है और अपना जो स्प्रिंग है उसका मास m है। इस स्प्रिंग को हम किसी h हाइट से उसको हम फ्री फॉल के लिए छोड़ते हैं, ठीक है। तो इस स्प्रिंग में कितना है वो कंप्रेशन होगा, उस कंप्रेशन की वैल्यू यानी कि x की वैल्यू है वो हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो किस तरह से कैलकुलेट करोगे, देखिए स्टार्टिंग के अंदर जो हमारा जो स्प्रिंग है उसके अंदर कोई खिंचाव है या कंप्रेशन है, नहीं है, तो क्या स्प्रिंग की कोई पोटेंशियल एनर्जी है, नहीं है, तो स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी स्टार्टिंग में है वो 0 है, ठीक है। क्या सिस्टम में कोई काइनेटिक एनर्जी है, नहीं है। हमारा जो मास m है उसमें पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी इसमें देखिए mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, तो mg हो गया, प्लस इसमें हाइट कितनी है, हाइट आप कहोगे कितनी, l+h है, तो कितना आ जाएगा l+h, ये क्या है अपना, इसकी स्टार्टिंग में पोटेंशियल एनर्जी है। तो इस सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी है स्टार्टिंग में, आप कहोगे भाई अपना mg l+h प्लस बाकी तो 0 है, ये इसकी क्या है, स्टार्टिंग मैकेनिकल एनर्जी है, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल है वो अपनी ये आ गई, ठीक है। अब जब अपना जो ब्लॉक है वो इसके साथ टकराएगा, टकराने के बाद क्या होगा आप बताइए जरा, टकराने के बाद में ये ऐसा होगा, ये इस तरह से कंप्रेशन आ जाएगा और ये ब्लॉक m है वो यहाँ पर मौजूद होगा, ठीक है। स्टार्टिंग में जब ये फ्री पोजीशन में था, फ्री पोजीशन में थी, तब यहाँ पर इसकी जो टोटल लंबाई कितनी थी, l थी ना, यहाँ से यहाँ तक की ये टोटल लंबाई है l, और मान लेते हैं इसमें कंप्रेशन कितना आया है वो आ गया x,
ठीक है ना। तो अब ये जमीन से हाइट किसकी इसकी कितनी रहेगी, ये रहेगी L माइनस एक्स के बराबर रहेगी, ठीक है ना। तो अब हमारा सिस्टम है उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, इस पर मास कितना है, m है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स mg तो अभी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी, mg L माइनस एक्स के बराबर हो गया। तो यहाँ पर अब सिस्टम की जो मैकेनिकल एनर्जी फाइनल है वो किसके बराबर हो जाएगा, mg L माइनस एक्स, ठीक है ना। ठीक है, तो ये mg L माइनस एक्स है, ये तो अपनी ब्लॉक m है उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब स्प्रिंग में कंप्रेशन है, स्प्रिंग में कंप्रेशन है तो स्प्रिंग में भी कुछ ना कुछ तो एनर्जी होगी, किस फॉर्म में होगी, वो भी स्प्रिंग में खिंचाव के फॉर्म में होगी, और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ के एक्स के बराबर। तो यहाँ पर जो अपनी फाइनल जो मैकेनिकल एनर्जी है वो बराबर आ गई हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस mg L माइनस एक्स, ठीक है। अब जो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी है और जो फाइनल मैकेनिकल एनर्जी है उन दोनों को बराबर रख देते हैं, क्योंकि जो कंजर्वेटिव फोर्स ही तो यहाँ लग रहा है, ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी वो तो कंजर्व रहेगी, तो आप क्या कहेंगे, अपना mg L प्लस एच ये बराबर किसके बराबर होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस mg L माइनस एक्स। तो यहाँ से जो काटता है उसको काट देते हैं। सबसे पहले तो देखिए यहाँ mgl प्लस mgh इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस mgl माइनस ऑफ mgx, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, mgl से mgl कट कीजिएगा, ठीक है। अब इसको आगे सोल्व करते हैं, क्या आ जाएगा अपने पास में, आप देखेंगे अपने पास हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ mgx और प्लस ये mgh बच गया ना, ये इधर आएगा बराबर के इधर वाली साइड, तो माइनस ऑफ mgh इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर है वो किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा माइनस ऑफ 2mg, यहाँ से देखिए 2mg कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा x प्लस एच, ठीक है। या फिर इसको द्विघात समीकरण ही बना लेते हैं ना, द्विघात समीकरण ही बना लो। और द्विघात समीकरण को सोल्व करना आपने सिखाई है छोटी क्लासों में, क्या होता है, हम जानते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पर x इक्वल टू किसके बराबर होता है, माइनस बी प्लस माइनस ऑफ अंडर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट करके जो लास्ट में फाइनल जो आंसर होगा वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। किसी भी स्टूडेंट को यहाँ किसी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें दे रखा है कि कोई भी एक ट्रक है जिसके अंदर एक पेंडुलम लटक रहा है जिसका मास m है, ठीक है ना। अब ये ट्रक क्या है कि अचानक से ए एक्सीलरेशन से आगे की तरफ जाना शुरू कर देता है। उस कंडीशन के अंदर हमारा जो पेंडुलम है वो अपनी जो स्टार्टिंग पोजीशन है उससे किसी दूसरी पोजीशन के अंदर आ जाता है, ठीक है ना। तो इस कंडीशन के अंदर हमारा जो पेंडुलम है वो क्षैतिज के साथ कितना एंगल बना रहा है, उस एंगल की वैल्यू यानी कि जो थीटा की वैल्यू है वो हमें कैलकुलेट करनी है, क्या होगी। इसी क्वेश्चन को हमने जो अपना इनिशियल रेफरेंस फ्रेम है, नॉन इनिशियल रेफरेंस फ्रेम है, जब उसको डिस्कस किया था तो ये क्वेश्चन हमने सोल्व किया था। तो जब हम नॉन इनिशियल रेफरेंस फ्रेम स्टडी कर रहे थे तब हमने देखा था कि किसी भी नॉन इनिशियल फ्रेम के अंदर क्या होगा कि जिस डायरेक्शन के अंदर हमारा जो ऑब्जेक्ट जा रहा है तो हम उसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर एक फोर्स है वो लगते हुए मानेंगे। इसी को हम क्या बोलते थे, स्यूडो फोर्स या जो अपना छद्म बल बोलते थे। तो हमारा जो मास m है उसके ऊपर एक ma फोर्स लगता हुआ होगा, किसको लग रहा है, ये ऑब्जर्वर, इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट के अंदर ma फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर लग रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा जो सिस्टम है उस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, आप देख रहे हैं कि अब एक्सटर्नल यहाँ पे लग रहा है और वो उसके किसके बराबर है, ma के बराबर है। इसके अलावा हमारा जो कंजर्वेटिव फोर्स है उसके द्वारा क्या फोर्स लग रहा है, उसके द्वारा लग रहा है अपना mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है ना, mg लग रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो टोटल जो फोर्स है उनके द्वारा जो वर्क डन है वो किसके बराबर होगा, वो वर्क डन होगा जो सिस्टम है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी है उसके बराबर होगा। हमने पढ़ा है ना ये भी, यानी कि जो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ये किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। और अपना जो कंजर्वेटिव फोर्स है उसके द्वारा जो वर्क डन है वो किसके बराबर है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। अब इंटरनल फोर्स तो कुछ लग नहीं रहा है तो यहाँ पर सिर्फ बात करेंगे एक्सटर्नल फोर्स की, और एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर है, ये बराबर लग रहा है ma के बराबर, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर अपना काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना हो रहा है वो देख लेते हैं। देखिए इनिशियल पोजीशन में जब हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर मौजूद था तो क्या इसकी कोई वेलोसिटी थी, नहीं थी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है उसकी वैल्यू कितनी है, 0 है। क्या फाइनल में जब हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर पहुंच जाता है तब यहाँ कोई इसकी काइनेटिक एनर्जी है, आप कहेंगे काइनेटिक एनर्जी है, ये अभी भी 0 है, ठीक है। इनिशियल पोजीशन के अंदर क्या इसकी कोई पोटेंशियल एनर्जी थी, देखिए इनिशियल पोजीशन में तो कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं थी, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल पोजीशन में थी 0। परंतु जब हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाता है तब इसकी पोटेंशियल एनर्जी कुछ आ जाती है, और ये किसके बराबर आ जाएगी, ये बराबर आ जाएगी mgh के बराबर आ जाएगी ना। तो दोस्तों इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो अपना इसके बराबर आ जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारा इसके बराबर आ जाएगा, और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर होगा, अपना मास इनटू एक्सीलरेशन,
ठीक है। और इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं, देखिए डिस्प्लेसमेंट कहाँ था, स्टार्टिंग में हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर था और एंड में चला गया यहाँ पे। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट आप देख रहे हो एक्स डायरेक्शन में तो है डिस्प्लेसमेंट, तो ये वाला इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, मान लेते हैं ये एक्स है, ठीक है। तो ये बराबर आ जाएगा एम ए एक्स के बराबर आ जाएगा। अब वैल्यू पुट कीजिएगा। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी तो कुछ है नहीं, ना ही इनिशियल ना फाइनल है, तो ये तो जीरो हो जाएगा। और पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल जीरो थी और फाइनल कितनी थी अपना एम जी एच के बराबर, एच के बराबर है ना अपना। तो यहाँ पर बराबर क्या आ जाएगा, एम ए एक्स इक्वल टू एम जी एच के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से दोनों साइड ए से एम से एम कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहाँ से उसको भी कैंसिल कीजिएगा। फिर लास्ट में अपने पास क्या आ जाता है, एच माइनस एक्स ए किसके बराबर हो जाएगा, ए बाई जी। इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, ठीक है ना। अभी इस क्वेश्चन के अंदर ना ही तो अपने को एच की वैल्यू है उसके बारे में जानकारी है, ना ही एक्स के बारे में जानकारी है। तो एच और एक्स की वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट करेंगे ये हमें देख लेना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ h और बाई एक्स का रिलेशन है वो कैलकुलेट करने के लिए फिर से एक बार इस डायग्राम को देखते हैं। इसमें हमारे पास में क्या है, इसमें हमारा जो पेंडुलम है वो दे रखा है स्टार्टिंग में यहाँ पर, जिसकी पेंडुलम की जो लंबाई है वो आपको एल दे रखी है। किसी समय हमारा जो पेंडुलम है वो यहाँ पर मौजूद होता है, ठीक है। तो ये वाली जो लंबाई है वो भी एल रहेगी, ठीक है ना। तो इसका सबसे पहले तो क्या पता है, यहाँ से जो ये हाइट है उसकी पता है हमें जानकारी, कितना होगा एच के बराबर, ये एच है। तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हो कि ये वाली जो लंबाई है वो भी एच के बराबर होगी, ठीक है ना। ये वाली लंबाई अपनी आ गई एक्स, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना है ये वाला जो एंगल है वो थीटा है, ठीक है। तो आप जानते हो कोई भी एक त्रिभुज है जिसकी दोनों भुजाएं जिनकी लंबाई समान हो, ठीक है, तो उनकी जो आमने सामने की भुजा है उनके मध्य जो बनने वाला जो एंगल है वो भी इक्वल होता है। तो मान लेते हैं वो एंगल है फाई, तो दोनों साइड फाई फाई ही एंगल होगा। ऊपर वाला है थीटा, और त्रिभुज के तीनों जो कोण है उनका जो योग होता है वो किसके बराबर होता है, वो 180 डिग्री के बराबर है। तो आप क्या कहेंगे, थीटा प्लस फाई ये किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर होगा। तो आप क्या कहेंगे, थीटा प्लस 2 फाई है वो किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ से आप क्या कहेंगे कि जो फाई है वो किसके बराबर है, 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है ना। तो यहाँ से अपने पास में आप समझने की कोशिश कीजिएगा, अपने पास में ये जो फाई एंगल है उसकी वैल्यू अपने पास में आ चुकी है। और फाई एंगल किसके बराबर है, ये है बराबर है 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2। तो क्या अब ये एक ट्राइंगल है, फिर से आप मानिएगा, जिसमें आपको, ठीक है, ये वाला जो एंगल है ये आपके पास में फाई है उसकी वैल्यू पता है, बिल्कुल पता है। ये वाली जो लंबाई है वो किसके बराबर है, ये बराबर आ गई आपकी एच के बराबर। ये वाले किसके बराबर है, ये वाली है आपकी एक्स के बराबर। तो यहाँ पर एक रिलेशन आप निकाल सकते हो, क्या रिलेशन निकलेगा अपना, देखिए जो टेन थीटा है वो किसके बराबर होता है, टेन थीटा है वो बराबर होता है एक्स बाई एच के बराबर होता है, एक्स बाई एच के बराबर होगा ना। परंतु यहाँ पर अपने एच बाई एक्स निकालना है ना, इसलिए अपने यहाँ पर लिख लेते हैं कोट थीटा के बराबर। जो कोट थीटा है वो किसके बराबर होगा, सॉरी फाई है ना यहाँ पे, कोट फाई वो किसके बराबर होगा, एच बाई एक्स के बराबर होगा, ठीक है ना। फाई की वैल्यू ऊपर से यहाँ से आप पुट करोगे, क्या आ जाएगा, पुट कीजिएगा, क्या आ जाएगा, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2 टू एच बाई एक्स के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए 90 माइनस थीटा बाई 2 ये कौन सा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर रखेंगे तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 10 थीटा बाई 2 इक्वल टू एच बाई एक्स के बराबर आ जाएगी। तो थीटा बाई 2 है वो किसके बराबर आ जाएगा, 10 इनवर्स एच बाई एक्स के बराबर आ जाएगा। यहाँ से इसको थोड़ा और सोल्व करोगे तो आप क्या कहोगे कि थीटा है वो किसके बराबर हो जाएगा, 2 10 इनवर्स एच बाई एक्स के बराबर आ जाएगा। और एच बाई एक्स की वैल्यू यहाँ से रखोगे तो ये अपने पास में क्या है, ए बाई जी है। तो रखिए वैल्यू क्या है, एच बाई एक्स की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये अपने पास ए बाई जी है ना। तो बड़ी आसानी से आप चाहे कोई भी मेथड लगाइए उस मेथड से इसको सोल्व कर सकते हैं। इस कुछ क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो पुराने मेथड है वो अच्छे हैं, कुछ को सोल्व करने के लिए जो नए मेथड है वो आसान है, ठीक है। इसी क्वेश्चन को अपनों ने जो पुराने जो मेथड अपनों ने सीखे थे उससे बड़े ही आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ये थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, ठीक है, जो अच्छा लगे उससे आप सोल्व कर सकते हो। दोस्तों हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें हमें दे रखा है कि कोई एक स्प्रिंग मास सिस्टम है, जब इसको हम मुक्त करते हैं यानी कि इसको फ्री छोड़ते हैं तो उसके कंडीशन के अंदर हमारा जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग में जो खिंचाव है वो कितना है, उस खिंचाव की वैल्यू है वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो आप बताइए जब इस सिस्टम को आप फ्री छोड़ेंगे तो उसके बाद में क्या होगा, स्प्रिंग को सिस्टम को जब हम फ्री छोड़ते हैं तो यहाँ पर स्प्रिंग में खिंचाव आ जाएगा, ठीक है। और ये आपकी जो पुली लगी है ये इसके साथ में जो ब्लॉक लगा है और ये एच है वो और ज़्यादा डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। तो इसको बना देते हैं, अगर ये यहाँ तक आ जाएगा, ओके। तो आप बताइए कि सबसे पहले जो अपनी स्टार्टिंग कंडीशन में इनिशियल पोजीशन थी, इस इनिशियल पोजीशन में कौन कौन से फोर्स लग रहे थे, तो आप कहेंगे भाई एम जी लग रहा था, ठीक है ना। तो क्या इनिशियल पोजीशन में कोई पोटेंशियल एनर्जी थी सिस्टम में, बिल्कुल थी। कितना था, जो ब्लॉक है उसमें तो थी अपनी एम जी एच,
क्या स्प्रिंग में किसी तरह का खिंचाव था? नहीं था। तो क्या स्प्रिंग में किसी तरह की पोटेंशियल एनर्जी थी? स्प्रिंग में जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो स्टार्टिंग में थी अपनी जीरो। क्या सिस्टम में किसी तरह की काइनेटिक एनर्जी थी? नहीं थी। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे कि सिस्टम पर जो स्टार्टिंग में मैकेनिकल एनर्जी है वो किसके बराबर होगी? जो स्टार्टिंग में जो मैकेनिकल एनर्जी है वो बराबर हो जाएगी mgh के बराबर। ठीक है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्यों? क्योंकि सिस्टम पर सिर्फ अपना ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा कोई और फोर्स तो वर्क नहीं कर रहा है, तो यानी कि सारे कंजर्वेटिव फोर्स ही वर्क कर रहे हैं। जब इस सिस्टम को अपने फ्री छोड़ देते हैं तो उस कंडीशन में अपना जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग में खिंचाव कितना है? खिंचाव मान लेते हैं x के है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी वो किसके बराबर आ जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी आपकी आ जाएगी हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर, हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर। ठीक है, अगर स्प्रिंग में आपका x खिंचाव है तो ये वाली जो रस्सी है, रस्सी आगे की तरफ कितना खिसकेगी? ये क्वेश्चन अपनों ने किया था ना, न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन है, उसमें अपनों ने देखा था कि अगर ये पुली है और ये इसके साथ दोनों साइड स्ट्रिंग लटकी है, जब हम पुली को आगे की तरफ कितना x डिस्प्लेसमेंट देते हैं, यहाँ से x डिस्प्लेसमेंट देते हैं, तो रस्सी है, रस्सी में कितना खिंचाव आएगा? रस्सी में आपका आएगा कितना होगा? x इधर वाली तरफ होगा और x इधर वाली तरफ होगा, यानी कि टोटल 2x डिस्प्लेसमेंट आएगा। कितना आएगा? 2x डिस्प्लेसमेंट आएगा, यानी कि जो अपना ब्लॉक है वो 2x डिस्प्लेसमेंट लेगा। तो अब यहाँ ग्राउंड से इसकी हाइट कितनी रह जाएगी? ग्राउंड से आप हाइट कहोगे, पहले h थी उसमें से 2x है वो रस्सी की वजह से कम होगी तो x माइनस 2h होगी। तो अब हमारा जो ब्लॉक m है इसकी पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी? इसकी अब पोटेंशियल एनर्जी है वो बराबर आ जाएगी mgh माइनस 2x के बराबर। ठीक है ना, तो अब जो अपना फाइनल मैकेनिकल एनर्जी है वो किसके बराबर आ जाएगी? फाइनल मैकेनिकल एनर्जी अपने बराबर आ जाएगी mgh माइनस 2x प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है? मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू फाइनल करना है, तो कीजिए क्या आ जाएगा अपने पास? mgh इक्वल्स टू mgh माइनस 2x प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, अब जो करता है उसको काट दीजिएगा, करता है उसको काटेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा? आप देखेंगे अपने पास में आ जाएगा, देखिए यहाँ से mgh तो कट ही रहा, आपको दिख रहा है, तो यहाँ से 0 इक्वल्स टू माइनस ऑफ mg2x प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए x और कॉमन आ रहा है, x कॉमन लेकर इधर वाली साइड 0 में चला जाएगा, तो आपके पास में फाइनली क्या बचेगा? आपके पास में बचेगा ये x तो कॉमन लेकर चला जाएगा, ये 2 है, 2 भी यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब माइनस 4mg ये बराबर की इधर वाली साइड जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास? 4mg इक्वल्स टू x के बराबर आ जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? ये बराबर आ जाएगी 4mg बाई k के बराबर आ जाएगी। है ना, तो दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें दे रखा है कि कोई एक मेज है, मेज के ऊपर कोई रस्सी है या चेन है वो रखी है। ठीक है, उस रस्सी या चेन का जो द्रव्यमान है वो हमें दे रखा है मास m है। ठीक है, इनिशियल पोजीशन के अंदर उस रस्सी का जो 2l/3 पार्ट है वो तो मेज पे रखा है, जबकि जो l/3 जो पोर्शन है वो लटक रहा है मेज से। ठीक है, हमें कैलकुलेट करना है जब ये हमारी चेन है पूरी की पूरी रस्सी से नीचे फिसल जाती है, तो उस समय हमारा जो ये चेन है या जो रस्सी है उसकी वेलोसिटी कितनी है, वो वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है। किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, हमें इस क्वेश्चन में बिल्कुल नहीं दे रखा कि इसकी ज़मीन से कितनी हाइट के बारे में हमें नहीं दे रखा। ठीक है, कुछ भी नहीं दे रखा, सिर्फ हमें जो लटक रही है पोर्शन उसके बारे में पता है और जो रस्सी की जो टोटल लंबाई है उसके बारे में पता है। यहाँ से आप क्लियरली ये तो बता सकते हो कि रस्सी की जो टोटल लंबाई है वो हमें दे रखी है l। ठीक है ना, अगर l लंबाई की रस्सी है उसमें अगर द्रव्यमान m दे रखा है, तो आप क्या कहेंगे कि l/3 जो रस्सी की जो लंबाई है उसमें द्रव्यमान कितना होगा? आप कहेंगे भाई सबसे पहले एकांक लंबाई में कितना होगा? एकांक लंबाई में यानी कि यूनिट लेंथ में जो मास होगा वो m/l होगा, तो l/3 जो लेंथ है उसमें मास कितना हो जाएगा? वो बराबर हो जाएगा m/l इंटू l/3, ये बराबर किसका आ जाएगा? m/3, यानी कि जो लटक रहा पोर्शन है उसका मास कितना हो जाएगा? m/3 के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए सेंटर ऑफ मास तो अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, परंतु सेंटर ऑफ मास में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि कोई भी एक छड़ है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका अगर लंबाई l है तो उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ पर होता है? वो मौजूद होता है l/2 दूरी पर। और सेंटर ऑफ मास क्या होता है? सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है किसी भी बॉडी के अंदर जहां पर हम ये मानते हैं कि उस ऑब्जेक्ट का पूरा जो मास है वहां केंद्रित है, यानी सेंटर्ड है। तो यहाँ पर जो लटक रही जो रस्सी है उसका जो पोर्शन है उसका जो पूरा जो मास कहाँ तक होगा? अब देखिए रस्सी की टोटल लंबाई है l/3। ठीक है, अब रस्सी की जो टोटल लंबाई l/3 है तो उसका भी l/2 करेंगे, तो यानी कि l/6 पोर्शन के ऊपर जो l/6 जो पॉइंट है वहां पर इसका टोटल मास होगा। तो टोटल मास कहाँ पर है? l/2 दूरी पर। यहाँ पर ऊपर खड़ा कोई ऑब्जर्वर है अपना, यहाँ खड़ा कोई ऑब्जर्वर है, वो देखता है कि रस्सी है जो नीचे लटक रही है उसकी जो l/2 दूरी है, ये वाली सॉरी l/6 जो दूरी है, l/6 जो दूरी है उसके ऊपर क्या है? इसका सेंटर ऑफ मास मौजूद है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर बड़ा ही आसान है, अब तो कैलकुलेट कर सकते हो। अब स्टार्टिंग के अंदर आप देखिए जब हमारी जो रस्सी है
इसको मैं फिर से समझा रहा हूँ, ये आप समझिए। ये आपकी टोटल रस्सी है, ठीक है। ऊपर खड़ा व्यक्ति क्या देख रहा है, ये आपकी रस्सी है, रस्सी का सेंट्रो मास कितनी दूरी पर है, L/6 दूरी पर है, ठीक है ना। यानी कि L/6 ही इसका नीचे की तरफ लटक रहा है, लटक रहा है ना। अब क्या करते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर इस पर mg कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, mg लगेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। और डिस्प्लेसमेंट कौन सी डायरेक्शन में, ये वाला कितना है L/6, क्योंकि ऊपर खड़ा हुआ ऑब्जर्वर ये देख रहा है, ठीक है। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी, पोटेंशियल एनर्जी इसकी बराबर होगी, इसका मास कितना है m/3, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कितना है g, और इसकी लेंथ कितनी है, यानी कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है सेंट्रोमास का, ये है L/6। ये इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी। ये सेम ही सेम आपको वैसे ही देखना है जैसे कि हमने क्या किया था, कोई भी एक बॉल है जो किसी छत पे रखी है, अगर छत की हाइट है वो h है, तो हम क्या कहते थे, इसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो mgh के बराबर है। इसी प्रकार से आपकी कोई भी रस्सी है या चेन लटक रही है, तो आप ये मानिएगा, सब कुछ मिटा दीजिए, आप बस ये मानिएगा कि एक गोला है जिसका मास कितना है m/3 है, तो इस पर जो नीचे की तरफ जो mg फोर्स लग रहा है उसकी जगह क्या आ जाएगा m/3, g फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, और इसकी हाइट कितनी है, यानी कि ये h कितनी है, वो कितनी है L/6, तो ये L/6 देख लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जब रस्सी है पूरी की पूरी लटक रही है, यानी कि फिसल गई, उस समय इसका सेंट्रो मास कहाँ होगा, हमने भी देखा कि छड़ है, छड़ के अंदर सेंट्रो मास कहाँ होता है, L/2 दूरी पर होता है ना। तो यहाँ पर सेंट्रो मास कहाँ होगा, ये L/2 दूरी पर है। अब रस्सी पूरी आ गई, तो अब इसमें मास भी पूरा लेंगे, तो मास इसमें कितना है mg होगा, ठीक है। तो अब इस कंडीशन के अंदर इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके बराबर होगी, पोटेंशियल एनर्जी इस कंडीशन में आपके पास आ जाएगी mg L/2, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल करना है, क्योंकि सिस्टम के अंदर क्या कोई काइनेटिक एनर्जी है क्या, बिल्कुल है काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर तो देखिए मेज पर रखी है तो काइनेटिक एनर्जी है नहीं, परंतु अब ये फिसल रही है तो काइनेटिक एनर्जी है, तो कितना है इसके बराबर, हाफ mv²। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, परंतु अब एक चीज देखिएगा, एक चीज क्या देखनी है हमें, कि देखिए हमारा जो फोर्स लग रहा है कौन सी डायरेक्शन में, फोर्स लग रहा है mg इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट हम ले रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर से ही तो ले रहे हैं, तो यहाँ पर जो वर्क डन आएगा वो नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पर नेगेटिव लगा के लिखना पड़ेगा, अपने को लिखना पड़ेगा ना। अब हमें कुछ नहीं करना, मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल करना है, तो रखिएगा क्या आ जाएगा, देखिए क्या आएगा अपना, -mg L/3 है और ये 6 है, इधर वाली साइड क्या आएगा, -mg L/2 प्लस हाफ mv²। बहुत साइड जो कटता है उसको काट दिए, देखिए सबसे पहले तो m ही कट रहा है, m को ही काट देते हैं, ठीक है। 2 भी कट रहा है क्या, 2 भी कट रहा है, काट दीजिए। यहाँ पे 6 की जगह क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा ना आपका, ये आ गया 9 आपका बाई 9। क्या किसी को दिक्कत है, इसको थोड़ा और सोल्व करके लिखिएगा, gl है वो बराबर किधर वाली साइड ले आएगा, gl -gl/9, ये किसके बराबर आ जाएगा, v² के बराबर। तो अब इसको सोल्व करना है, कुछ नहीं करना, 9 gl कॉमन ले लीजिएगा, l -1/9 इक्वल्स टू v²। तो यहाँ से इसको और सोल्व करेंगे तो यहाँ पर ऊपर 8 आएगा, 8gl/9 इक्वल्स टू v²। तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 अंडरूट्स ऑफ gl, यहाँ पे 9 का अंडरूट करेंगे तो 3, क्या आ गई आपके पास वेलोसिटी, है ना। या फिर आप डायरेक्ट इसको अंडरूट्स ऑफ 8gl/9 भी कर सकते हो, जो भी करना चाहो कर सकते हो। इसी क्वेश्चन के अंदर अगर आपका ऑब्जर्वर है वो ऊपर की बजाय नीचे होता है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होता है। जो दोस्तों सेकंड मेथड है वो भी बड़ा आसान है, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। देखिए क्या रहेगा, स्टार्टिंग में आपको क्या दे रखा है, चेन है वो 2l/3 है पोर्शन, वो तो अपना है जमीन के ऊपर, और बाकी l/3 है वो लटक रहा है, लटक रहा है ना, ये l/3 पोर्शन इसका लटक रहा है। मान लेते हैं, इसमें अपने को मानना है कि इसकी जो जो अपनी क्या है, मेज की जो जमीन से हाइट है वो कितनी है, h है, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ मास कितनी दूरी पर है, ये अपना है L/6, ठीक है। तो यानी कि सेंटर ऑफ मास की जो ग्राउंड है उससे एक्चुअल हाइट कितनी है, एक्चुअल हाइट आप देखोगे तो ये आपके पास में आ जाएगा h - L/6, ठीक है। तो इस कंडीशन में इसकी पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर आ जाएगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो बराबर आ जाएगी mg h - L/6, और मास कितना है इसका, m/3 है ना, तो यहाँ m/3 कर दीजिएगा। अब जब चेन है वो पूरी पूरी फिसल चुकी है, पूरी पूरी फिसल चुकी है, मेज से जस्ट फिसली ही है, उस कंडीशन के अंदर हमें अब इसकी हाइट किस तरह से कैलकुलेट करोगे, तो देखिए इसकी जो टोटल हाइट है वो कितनी है, टोटल लंबाई कितनी है इसकी, l है ना, l है। सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है इसका, L/2 दूरी पर, L/2 दूरी पर है ना। ये टोटल हाइट आपके पास में कितनी है, h है ग्राउंड से, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास की ग्राउंड से हाइट कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे भाई h - L/2,
ठीक है। साथ में इसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी भी आएगी। तो अब देखिए इसकी पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी लिखिए क्या आ जाएगा, अब लिखेंगे mg, अब क्या आ जाएगा h माइनस एल बाई टू प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर। अब इनिशियल प्लस फाइनल कीजिएगा। अब देखिए एक चीज देखिएगा, यहाँ पर अपने पोटेंशियल एनर्जी ले रहे हैं वो पॉजिटिव ले रहे हैं, ऊपर अपनों नेगेटिव ली थी। क्यों? क्योंकि वहां पर अपना ऑब्जर्वर बैठा था यहाँ पर और वो हाइट को नाप रहा था नीचे की तरफ, mg लग रहा था नीचे की तरफ, जबकि इस कंडीशन के अंदर क्या है, हम हाइट ले रहे हैं नीचे से ऊपर की तरफ और mg ले रहे हैं ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है ना। तो इसी वजह से यहाँ पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देखिए क्या नहीं होगी, क्यों? क्योंकि देखिए अब इस कंडीशन में हमारा जो ऑब्जर्वर है वो हमने नीचे लिया है, नीचे ले रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि ऊपर वाली जो ये चेन का ये वाला पोर्शन है उसकी भी तो कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी ना। उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? देखिए इस पर सबसे पहले इसका मास कितना है, मास हम जानते हैं 2m/3, ठीक है ना। हाइट कितनी है, h है, तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगा, 2mg/3 और साथ में h के बराबर, ठीक है ना। अब सब कुछ अपने पास में आ चुका है, हमें क्या करना है, सीधी वैल्यू ही तो रखनी है, मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। तो रखिएगा वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर अपना आ जाएगा mg/3, इसको खोल के लिख देते ना, h माइनस ऑफ ये बराबर आ जाएगा mgl/18 प्लस क्या आ जाएगा 2mgh/3 बराबर की इधर वाली साइड, ये बराबर की इधर वाली साइड क्या आ जाएगा आपका mgh माइनस ऑफ ये बराबर आ जाएगा mgl/2 प्लस हाफ mv²। अब देखिए m तो कॉमन आगे कट सकता है, कट सकता है ना, तो जो करता है उसको तो काट ही दीजिएगा, ये काट दिया हमने, ये काट दिया हमने, ये काट दिया हमने। अब इसको बराबर के इधर वाली साइड ले आइए जी, इन दो टर्म को बराबर के इधर वाली साइड लेकर आएंगे तो ये वाले जो बराबर के इधर वाली साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा प्लस, ठीक है। और अपना हाफ v² है ये वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जो करता है उसको फिर से काटिए। अब अपने पास में क्या है, GH कॉमन लीजिएगा, क्या आ जाएगा 1/3 प्लस 2/3 और यहाँ से ये कितना आ जाएगा -1, ठीक है। इसके अलावा अपना GL कॉमन लीजिएगा, क्या आ जाएगा, GL को कॉमन लेंगे तो आपके पास दो ही टर्म है, फर्स्ट और सेकंड, ये वाली तो -1/18 प्लस 1/2, ये किसके बराबर है, हाफ v² के बराबर। तो देखिए सबसे पहले इधर वाली टर्म को सोल्व करते हैं, 3 को लघुत्तम लीजिएगा, 1 + 2 - 3, ठीक है। तो यहाँ पर h के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाली टर्म तो आ गई आपकी 0, इधर वाली साइड सोल्व करोगे ये क्या आ जाएगा GL, यहाँ पर 18 को कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा -1 + 9 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हाफ v²। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, यहाँ हो जाएगा 8/18 GL टू हाफ v²। तो यहाँ से ये कटेगा तो ये बचेगा 9, तो आपका v की फिर से वैल्यू आ गई √8/9, ठीक है। तो आप चाहे ऊपर वाला मेथड लगाइए नीचे वाला मेथड लगाइए, हमेशा डिपेंड किस पे करेगा, इस पे डिपेंड करेगा, हमेशा डिपेंड करेगा हमारा जो ऑब्जर्वर है वो क्या ऑब्जर्व कर रहा है। देखिए मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो ऑब्जर्वर ऊपर की तरफ खड़ा है, जो ऑब्जर्वर हमारा ऊपर खड़ा है वो क्या ऑब्जर्व करेगा, वो ऑब्जर्व करेगा कि हमारी जो चेन है वो तो मेरे बराबर ही मौजूद है, मेरे बराबर मौजूद है, तो इस पर क्या कोई फोर्स लग रहा है, हाँ mg तो लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, पर इसकी हाइट कितनी है, हाइट इसको लेकर 0, ठीक है ना। अब जब ये चेन जो लटक रही है, चेन जो लटक रही है उसके लिए उसका क्या सोचने का तरीका होगा, उसका देखने का तरीका ये होगा कि चेन है वो मुझसे l/6 दूरी नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ लटक रही है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ नीचे की तरफ, ठीक है, mg लग रहा है नीचे की तरफ, ठीक है। तो मेरे रिस्पेक्ट के अंदर जो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो नेगेटिव आएगी, क्यों? क्योंकि वर्क डन नेगेटिव हो रहा है, mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो देख रहा है ना व्यक्ति, इसके रिस्पेक्ट के अंदर जो पॉजिटिव जो लेंथ कौन सी होगी, अपवर्ड डायरेक्शन वाली होगी, ठीक है। और जो फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, यानी कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। जबकि सेकंड केस के अंदर हमारा क्या था, सेकंड केस के अंदर था हमारा जो ऑब्जर्वर है वो मौजूद था हमारा नीचे, ठीक है। अब ऑब्जर्वर हमारा बैठा है बेचारा नीचे यहाँ पर, ये क्या देख रहा है, ये देख रहा है कि मुझसे ये वाली जो चेन है वो कितनी हाइट पर मौजूद है, ये वाली है h हाइट के ऊपर मौजूद है, जो लटक रही है वो किस हाइट पर है, तो आप क्या कहेंगे कि l/6 इसमें से निकालेंगे तो ये कितनी हो जाएगी, ये लटक रही है वो h - l/6 है। तो सबसे पहले तो आप इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, ठीक है ना। अब मेरे रिस्पेक्ट के अंदर जो लेंथ है वो कहाँ से कहाँ तक जा रही है, लेंथ है मैं यहाँ से अपने कोऑर्डिनेट मानता हूँ, तो आपका y कोऑर्डिनेट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, y अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर जो लेंथ है वो आपकी जा रही है पॉजिटिव डायरेक्शन में, और फोर्स लग रहा है आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वर्क डन आ जाएगा। परंतु यहाँ पर आपने जो कोऑर्डिनेट माना है उस कोऑर्डिनेट के हिसाब से लेंथ जा रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, फोर्स लग रहा है आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है ना, समझ गए ना। फिर भी किसी को डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछेगा, कोई और वीडियो बनाकर इस पर अच्छे से सोल्व करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी के ऊपर। दोस्तों हमारे सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें दे रखा है कि कोई एक माउंटेन है जिसकी हाइट आपको दे रखी है h, तथा उसकी जो क्षैतिज दूरी है, क्षैतिज यानी उसके सेंटर से, जो माउंटेन का सेंटर है, सेंटर से उसकी जो क्षैतिज दूरी है वो आपको दे रखी है l,
ठीक है। कोई भी एक ब्लॉक है जिसका मास m है, उसको जो माउंटेन है उसके बॉटम पे रखा गया है, ठीक है। जो अपना ब्लॉक है और जो माउंटेन है उसकी सरफेस के मध्य जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो न्यू हमें दे रखा है। तो इस कंडीशन में हमसे पूछा गया है कि जो माउंटेन है, माउंटेन के बॉटम से उस ब्लॉक को जो माउंटेन के टॉप तक यहाँ तक लेके जाने में जो फोर्स लग रहे हैं उनके द्वारा जो वर्क डन है वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले तो बताइए कि किसी समय मान लेते हैं हमारा जो ब्लॉक है वो यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। तो इस ब्लॉक पर कौन कौन से फोर्स लगेंगे, तो आप कहेंगे सर एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब दूसरा क्या है कि इस ब्लॉक को हम किसी फोर्स के द्वारा हम लेके जाते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में लेके जाते हैं तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स है वो तो वर्क करेगा। अब फ्रिक्शन फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, जिस साइड में आप ब्लॉक को लेके जा रहे हो उसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर लगेगा, ठीक है। और वो किसके बराबर होगा, फ्रिक्शन फोर्स हम जानते हैं फ्रिक्शन फोर्स बराबर होता है न्यू एन के बराबर, और एन यहाँ पर क्या है, नॉर्मल फोर्स है। नॉर्मल फोर्स कौन सी डायरेक्शन में होता है, नॉर्मल फोर्स लगता है इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। इसके अलावा जो अपना वर्कडन है वो किसके बराबर, वर्कडन होता है अपना अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, दो ही चीजें तो अपने को देखनी होती है। अब डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट और जो एंड पॉइंट है उन दोनों को जो मिलाने वाली जो लाइन है वो ही अपना क्या शो करती है, वो अपना डिस्प्लेसमेंट शो करती है। तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये हो जाएगा ना। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई के अंदर हम इस तरह से देख सकते हैं कि आपको ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट है, ठीक है ना। किसी समय ब्लॉक है वो अपना मौजूद है यहाँ पर जिसका मास है m, ठीक है। आपको क्षैतिज दूरी और ऊर्ध्वाधर दूरी आपको दे रखी है क्वेश्चन में, ये दूरी दे रखी है h के बराबर, ये है l के बराबर, ठीक है ना। और यहाँ पर किसी समय मान लेते हैं ब्लॉक यहाँ मौजूद ना होकर यहाँ, ताकि थोड़ा सा इजली आप दिखा पाओ, ठीक है। अब फ्रिक्शन कोफिशिएंट या फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है आपका इस डायरेक्शन में, ठीक है ना, और नॉर्मल फोर्स आपका लग रहा है इस डायरेक्शन में, mg लग रहा है आपका इस डायरेक्शन में। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं कि हमारा जो ये एंगल बन रहा है ये एंगल है अपना थीटा एंगल है, ठीक है ना। तो उस कंडीशन के अंदर mg के आप कंपोनेंट निकालोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास में, एक तो इस डायरेक्शन में आएगा, क्या आएगा उसकी वैल्यू mg साइन थीटा, एंड एक इस डायरेक्शन में आएगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अपना हो जाएगा mg कोस थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है उसकी सॉरी फ्रिक्शन फोर्स है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, फ्रिक्शन फोर्स आपका बराबर आ जाएगा न्यू एन के बराबर, यानी कि आपका आ जाएगा न्यू mg कोस थीटा। अपने जो न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन आपने अगर जो उनकी जो लेक्चर वीडियो है अगर अच्छे से देखी हो तो आप अच्छे से समझ सकते हो कि किस तरह से हमने जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन के अंदर इक्वेशन ऑफ मोशन को कैलकुलेट किया था, या इक्वेशन से वो किस तरह से कैलकुलेट करना सीखा था, ठीक है ना। तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स तो आपका आ गया न्यू mg, ठीक है। इसके अलावा कौन सा फोर्स लग रहा है, इसके अलावा लग रहा है अपना ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स उसको कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, ये तो लग रहा है अपना mg साइन थीटा, ठीक है। तो एक फोर्स अपना लग रहा है अपना mg साइन थीटा, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों फोर्स की वजह से जो वर्कडन है वो किसके बराबर आ जाएगा, वर्कडन आ जाएगा अपना, कैलकुलेट कीजिएगा इसका, इंटीग्रेट कीजिएगा। मान लेते हैं इस ब्लॉक को हम एक ds डिस्प्लेसमेंट लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का, ये ds डिस्प्लेसमेंट में आपने लिया, ठीक है। तो अपना सबसे पहले तो फ्रिक्शन फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट आ गया, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है आपका इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट लग रहा है आपका इस डायरेक्शन में, तो दोनों के मध्य एंगल कितना है, 180 डिग्री के बराबर हो गया, ठीक है ना। इसी प्रकार से आपका mg साइन थीटा वो लग रहा है इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट लग रहा है इस डायरेक्शन में, दोनों के मध्य भी एंगल कितना है, 180 डिग्री का है। तो आप माइनस चिन्ह के साथ लगा दीजिए और यहाँ वेक्टर है हटा दीजिएगा, कोस 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है, ठीक है ना। इसी प्रकार से आपका आ जाएगा माइनस ऑफ f, ठीक है, और साथ में क्या आ जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है ds, वैल्यू पुट कीजिएगा क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए माइनस ऑफ एफ डी एस है, एफ डी एस किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर आप देखिए एफ की वैल्यू कितना है न्यू एम जी कोस थीटा, साथ में डी एस आ गया और साथ में माइनस के साथ यहाँ क्या आ जाएगा एम जी साइन थीटा, ठीक है, डी एस आ गया, ठीक है। अब डी एस क्या है, मान लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू है उसमें डी एस किस तरह से कैलकुलेट करोगे, तो मान लेते हैं ये वाली जो लंबाई है वो आपने डी एस मानी, ठीक है, डी एस मानी ना। देखिए मैं समझा देता हूँ नीचे ताकि ये कन्फ्यूजन ना रहे आपको, फिर से एक बार देखिएगा, ये अपना जो ट्राइंगल है उसमें देखिएगा, ट्राइंगल देख रहे हैं ना, तो आप क्या देख रहे हो, आपकी मान लेते हैं जो ds लेंथ है वो आपकी ये वाली है, ये वाली है वो ds लेंथ है, तो ds ये वाली लेंथ है, तो आप इसका दोनों साइड में कंपोनेंट देखिए, एक तो इस डायरेक्शन में आपका कंपोनेंट आएगा, ठीक है ना, और एक आपका आएगा इधर वाली डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा ना, आएगा। तो आप क्या कहोगे कि ये वाली जो लंबाई है, ये वाली जो लंबाई है, क्योंकि टोटल जो हाइट है वो कितनी है h है ना, तो आप क्या कहोगे ये वाली जो लंबाई है वो डी आएगी, और ये वाली जो लंबाई टोटल कितनी है आपके पास में एल है, तो ये वाली आप क्या कहोगे डी है, ठीक है ना। तो यहाँ अगर एंगल आपका थीटा है तो आप क्या कहोगे ये भी वाला भी एंगल थीटा है, ठीक है, और ये वाली जो दूरी है वो तो आपके पास में है डी, तो यहाँ से आपके पास में एक चीज़ आ गई, क्या आ गई भाई, ये आ गया आपका डी आ गया, ये आ गया थीटा आ गया, ये वाली जो लंबाई है वो डी आ गई और ये आ गई आपकी डी।
क्या आप यहाँ से डी एल, डी एच और डी एस में क्या कोई रिलेशन निकाल सकते हो? तो सबसे पहले देखिए, अपना साइन थीटा है वो किसके बराबर होगा? साइन थीटा है वो बराबर आ जाएगा आपका डी एच बाई डी एस के बराबर। ठीक है। कोस थीटा है वो किसके बराबर आ जाएगा? कोस थीटा बराबर आ जाएगा डी एल बाई डी एस के बराबर आ जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ से आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि डी एच है वो किसके बराबर है? डी एस साइन थीटा के बराबर आ गया। इसी प्रकार से आप क्या कहोगे कि जो डी एल है वो किसके बराबर है? वो बराबर आ जाएगा आपका डी एस कोशिटा के बराबर। अब यहाँ पे देखिए डी एस कोशिटा भी है आपके पास और डी एस साइन थीटा भी है ना। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, डी एस डी एच और डी एल की जगह इन्हें पुट कर देंगे, रिप्लेस कीजिएगा इनको, क्या आ जाएगा? देखिए क्या किया अपनों ने, जो डी एच किसकी जगह रखना है? डी एस साइन थीटा के बराबर, तो यहाँ रखिएगा एम जी डी एच के बराबर आ गया। और इधर वाली साइड क्या आ जाएगा? न्यू एम जी डी एल के बराबर आ जाएगा ना। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कीजिएगा। इंटीग्रेट करेंगे तो क्या क्या देखोगे आप कि भाई अपना एल है कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? एल जा रहा है 0 से एल तक जा रहा है, यानी टोटल लंबाई 0 से एल तक जा रही है। एच कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? 0 से एच तक जा रहा है। इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ न्यू एम जी एल। ठीक है। और इधर वाली साइड क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ एम जी एच। ठीक है ना। फिर से सोल्व कीजिएगा। माइनस ऑफ, यहाँ से एम जी कॉमन ले लेंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा न्यू एल प्लस एच। ठीक है ना। ये वर्क डन के बराबर हो गया। ये आपका आंसर हो गया। यहाँ नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? यहाँ शो कर रहा है कि जो अपना फोर्स जो अप्लाई हो रहा है, वो जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है ना। किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।